नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर सकती है। नाम है लकड़ी की डायन, 100 साल का श्राप। जी नमस्कार। और देखिए, हमारी ये जो चर्चा है ये पूरी तरह से इसी नाम की कहानी पर आधारित है। हम कोई बाहरी फ्लेक्स या सच्ची घटना की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम बस इस कहानी को, इसके किरदारों को, इसके डर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी है बिहार के गांव धनहर की, जहां कहते हैं कि 100 साल पुराना कोई श्राप वो लौट आया है। और कहानी के साथ एक तरह की वार्निंग भी है, बिल्कुल, है ना? हाँ, कि इसे रात में अकेले ना सुने, क्योंकि ये कहानी है लकड़ी की डायन की, जिसके बारे में मशहूर था कि वो बच्चों की सांसें पीकर जिंदा रहती थी। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी के पन्ने। बिल्कुल, देखते हैं इसमें डर और रहस्य की कौन कौन सी परतें हैं। आप कहानी का सिरा पकड़िए, मैं कोशिश करूंगी कि लोक विश्वास, डर का मनोविज्ञान, इन पहलुओं पर कुछ बात रख सकूं। ठीक है, तो शुरुआत होती है धनहर गांव से। उत्तरी बिहार में पहाड़ों और घने सागवान के जंगलों से घिरा हुआ एक गांव। देखने में बिल्कुल शांत लगता होगा, आम सा गांव। हाँ, आम सही। रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, लेकिन कहानी बताती है कि वहां की हवा में एक अनकहा सा डर हमेशा से था। और ऐसे डरों का अक्सर कोई ना कोई केंद्र होता है, कोई जगह। यहाँ क्या था? यहाँ था गांव के ठीक पीछे जंगल के किनारे पर एक बहुत पुराना नीम का पेड़। अच्छा, नीम का पेड़। और वही डर का सेंटर पॉइंट था। हाँ, गांव में बच्चों को खास हिदायत दी जाती थी कि शाम ढलने के बाद उस पेड़ की तरफ मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां लकड़ी की डायन रहती है। लकड़ी की डायन, नाम भी अजीब है। और ये कौन थी? कोई बाहर से आई थी? नहीं, यही तो बात है। वो गांव की ही एक औरत थी, लखिया। कहानी में लिखा है कि उसकी आंखों में एक अधूरा सा पागलपन दिखता था। ये बात गौर करने वाली है। अक्सर समाज में जो थोड़ा अलग होता है ना, हाशिए पर, हाँ, उसे ही कई बार ऐसी अलौकिक या खतरनाक शक्तियों से जोड़ दिया जाता है और कहते हैं उसने काला जादू सीखा था। हाँ, किसी बंजारे तांत्रिक से, कहानी के मुताबिक। तो ये सीखा हुआ जादू था, मतलब ये उसकी अपनी मर्जी थी, कोई बाहरी श्राप नहीं। जी। ये इसे और पर्सनल और ज्यादा खतरनाक बनाता है एक तरह से। और इस जादू की कीमत वो बहुत भयानक थी। क्या कीमत? हर अमावस पर एक बच्चे की बलि। हे भगवान, बच्चे की बलि? हाँ, और कुछ सालों तक ऐसा चला भी। गांव से बच्चे गायब होते रहे, रहस्यमयी तरीके से। गांव वाले एकदम बेबस थे, कोई सबूत नहीं था किसी के पास, बस डर था जो बढ़ता ही जा रहा था। ये अदृश्य खतरा, जिसका कोई चेहरा ना हो, जिसे आप पकड़ ना सकें, ये डर को कई गुना बढ़ा देता है ना? सिर्फ बच्चों के जाने का दुख नहीं, बल्कि ये खौफ की बुराई कहीं भी हो सकती है, किसी भी शक्ल में। और ये बेबसी डर को और गहरा करती होगी, जाहिर है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन वो पकड़ी गई, लखिया। अच्छा, कैसे पकड़ी गई? कहानी में बताया है? नहीं, इसका ज्यादा ब्यौरा तो नहीं है, पर जैसे ही वो पकड़ी गई, गांव का जो बरसों का दबा हुआ गुस्सा था, डर था, वो सब बाहर आ गया। तो फिर क्या किया गांव वालों ने? उसे खींचकर उसी नीम के पेड़ तक ले गए। ओह, उसी पेड़ तक? हाँ, हाथों में लाठियां थीं, जलती हुई मशालें थीं, और आंखों में मतलब भयानक गुस्सा था। गांव के जो बुजुर्ग पंडित थे, जगन्नाथ, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये औरत नहीं, ये शैतान है। ये घोषणा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पंडित जी का गुस्सा नहीं है, ये एक तरह से लखिया को इंसान के दर्जे से गिराकर बुराई का प्रतीक बना देना है। हाँ, ताकि उसके खिलाफ जो भी किया जाए वो जायज लगे। जब किसी को शैतान मान लिया जाता है तो हिंसा को जैसे एक सामाजिक या धार्मिक मंजूरी मिल जाती है। भीड़ को एकजुट करने का तरीका भी है ये। और फिर वही हुआ, उसे पेड़ से बांधा और आग लगा दी। ओह, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, कहानी में आग की आवाज, उसकी चीखों का जिक्र है कि कैसे वो चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये सामूहिक हिंसा डर की शायद सबसे एक्सट्रीम प्रतिक्रिया होती है। पर लखिया ने मरते हुए कुछ कहा था, है ना, जिसने कहानी को खत्म नहीं होने दिया। हाँ, उसका श्राप। कहानी में लिखा है, उसने जलते हुए चिल्लाकर कहा था, मैं वापस आऊंगी 100 साल बाद उसी पेड़ के साथ, और फिर बच्चों की सांसें मेरी होंगी। 100 साल बाद? श्राप लोक कथाओं में बहुत पावरफुल चीज होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये डर का एक बीज बो देते हैं मन में। और 100 साल का वक्त ये इसे और भयानक बना देता है, एक तय तारीख वाली वापसी। हाँ, जैसे काउंटडाउन शुरू हो गया हो। बिल्कुल,
एक ऐसा खतरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। ये इंतजार ही डर को जिंदा रखता है। इसके बाद गांव में डर तो बैठ गया, पर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पीढ़ियां बदल गईं। लखिया की कहानी वो बस एक कहानी बनकर रह गई। शायद बड़े बूढ़े बच्चों को डराने के लिए सुनाते होंगे। हाँ, ऐसा ही होता है अक्सर। समय जो है वो भयानक यादों पर धूल डाल देता है। जो त्रासदी थी वो लोक कथा बन जाती है, एक चेतावनी। लेकिन उसका जो असल खौफ है वो कम हो जाता है, जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो उस पुरानी याद को, उस डर को फिर से कुरेद दे। और वही हुआ ठीक 100 साल बाद। साल था 2024। 2024 यानी आज का दौर। हाँ, गांव भी बदल चुका था। कहानी कहती है लोगों के पास मोबाइल फोन थे, टॉर्च थी, मोटर बाइक थी, मतलब मॉडर्न चीजें गांव तक पहुंच गई थी। लेकिन क्या ये मॉडर्न चीजें वो गहरे बैठे हुए डर को मिटा सकती हैं? कहानी क्या कहती है? कहानी तो यही इशारा कहती है कि डर वहीं का वहीं था। शायद दबा हुआ था, पर था जरूर। मोबाइल और मोटर बाइक तो बाहरी सहूलियतें हैं, पर मन के अंदर जो डर बसे होते हैं ना, पीढ़ियों से सुने हुए, वो इतनी आसानी से नहीं जाते। आधुनिकता शायद उन पर बस एक परत चढ़ा देती है। और ये डर फिर से हकीकत बनता दिखा। एक रात 5 साल का एक बच्चा गोपी खेलते खेलते गायब हो गया। ओह, हो गई, लकड़ी की डायन लौट आई है। ये देखिए, आधुनिकता और प्राचीन भय का सीधा टकराव। मोबाइल की रोशनी है, मोटरसाइकिलों का शोर है, पर बच्चे गायब हो रहे हैं। और गांव वाले जवाब कहाँ ढूंढ रहे हैं? उसी 100 साल पुरानी कहानी में। हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में तर्क से ज्यादा शायद पुराने विश्वास हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर गांव के चौकीदार राम खेलावन ने जो देखा, उसने इस डर को जैसे पक्का कर दिया। क्या देखा उसने? कहानी के मुताबिक रात के कोई 2:30 बजे उसने देखा कि वही नीम का पेड़ जो शायद पहले आधा जला हुआ या सूखा सा दिखता था, वो अब एकदम हरा भरा और जिंदा लग रहा था। पेड़ का अचानक हरा हो जाना, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है लोक कथाओं में। कैसे? ये सिर्फ पेड़ का दोबारा उगना नहीं है। प्रकृति जब ऐसे अस्वाभाविक तरीके से बर्ताव करती है तो इसे अक्सर किसी बुरी शक्ति की वापसी का या श्राप के सच होने का संकेत माना जाता है। ये जिंदगी का नहीं बल्कि मौत का संकेत है यहाँ। और उस पेड़ के नीचे राम खिलावन ने एक परछाई देखी। परछाई? कैसी? पतली सी, सूखी सी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे सूखी लकड़ी से बनी हो। कहानी कहती है कोई शक नहीं था, डायन वापस आ चुकी थी। लकड़ी की डायन, अपने नाम के जैसे ही। अब गांव के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये एक सीधा खतरा था उनके बच्चों पर। लोग फिर से इकट्ठा हुए। इस बार क्या इरादा था? इस बार सिर्फ डर नहीं था, गुस्सा भी था और लड़ने का इरादा भी। ढोल उठाए, मशाले ली, भाले, यहाँ तक कि भैंस बांधने की जो मोटी रस्सियां होती ना, वो भी ले आए। ये दिलचस्प है, कैसे एक बाहरी खतरा पूरे समुदाय को एकजुट कर देता है। पहले शायद डर और बेबसी थी, लेकिन अब बच्चों पर आंच आई है तो वो लड़ने को तैयार हैं। ये सर्वाइवल की लड़ाई बन गई है। गांव का एक नौजवान बीरन, उसने कमान संभाली। उसने कहा हमारी औलाद पे आंच आई है आज रात, ये हिसाब खत्म होगा। कहानी बताती है कि 13 मर्द निकले। डर तो था, पर गुस्से में जंगल की तरफ बढ़े। 13? वो संख्या 13 भी अक्सर अशुभ मानी जाती है ना? शायद कहानी में टेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ हो सकता है। जब वो नीम के पेड़ के पास पहुंचे तो माहौल बहुत डरावना था। आसमान में चांद का रंग लाल बताया गया है। लाल चांद अमंगल का सूचक। और हवा में जैसे मांस के जलने की गंध फैली हुई थी। और पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, डायन। उसका रूप कैसा बताया है कहानी में? बिल्कुल वैसा ही, सूखी लकड़ी जैसा जिस्म, लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ और आंखें जैसे कोयला जल रहा हो। बिल्कुल लकड़ी की डायन नाम जैसा। ये सिर्फ एक भूत या प्रेत नहीं है, ये एक खास तरह का डरावना रूप है जो लकड़ी की वो बेजान कठोर क्वालिटी दिखाता है। और सबसे खौफनाक बात, उसके पैरों के पास 2 छोटी परछाइयां दिख रही थीं। परछाइयां? किसकी? शायद वो जो बच्चे गायब हुए थे, गोपी और राधिका, उनकी रूहें। ओह, ये तो बहुत डरावना है। वीरन ने हिम्मत करके चिल्लाया, बच्चों को छोड़ दे। और डाइन ने जवाब दिया। हाँ, कहानी कहती है उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 2 आत्माएं एक साथ बोल रही हों। 2 आत्माएं? मतलब? शायद लखिया और कोई और बुरी शक्ति, पता नहीं,
उसने कहा 100 साल का वादा था। वादा? जैसे वो कोई डील पूरी करने आई हो। ये कोई रैंडम हमला नहीं, बल्कि एक तयशुदा अंजाम है। फिर लड़ाई शुरू हो गई। ढोल बजने लगे जोर जोर से। कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। कहानी में ये नहीं बताया कि कौन से मंत्र। मशालों की आग थी, चीख पुकार, लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे। ये सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं थी। ये डर और हिम्मत की लड़ाई थी, विश्वास और अविश्वास की। पारंपरिक तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, ढोल शायद बुरी आत्मा को भगाने के लिए, मंत्र एक आध्यात्मिक कवच बनाने के लिए, और आग तो शुद्धि और विनाश दोनों का प्रतीक है। हाँ, लोग अक्सर अलौकिक भय से लड़ने के लिए इन्हीं पारंपरिक सिंबॉलिक तरीकों का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। पंडित जगन्नाथ की पोती थी सिया, छोटी बच्ची। वो शायद डर के मारे पीछे पीछे आ गई थी। उसने क्या किया, अपनी एक छोटी सी पूजा की घंटी निकाली और बजाने लगी। पूजा की घंटी? उससे क्या हुआ? कहानी के मुताबिक ये वही घंटी थी जो 100 साल पहले लखिया की मौत की रात भी बजी थी। वही घंटी? लेकिन एक छोटी सी घंटी क्या कर सकती है? कहानी में कुछ बताया है? हाँ, एक लाइन है, घंटी की आवाज दुष्ट को उसकी मौत याद दिलाती है। ये अजीब है ना, आवाज कैसे हथियार बन सकती है? हाँ, मुझे भी यही लगा। ये बहुत दिलचस्प है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और सिंबॉलिक तौर पर भी। शायद आवाज सीधे डायन पर असर नहीं कर रही, बल्कि उसे उसकी पिछली हार, उसकी मौत, उसकी नश्वरता वो याद दिला रही है। अच्छा। हाँ, बुरी शक्तियां अक्सर अपनी इनविंसिबिलिटी के भ्रम में जीती हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। उन्हें उनकी सीमा याद दिलाना उन्हें कमजोर कर सकता है। शायद ये उसी विधान का हिस्सा हो जिसने उसे 100 साल पहले रोका था। हो सकता है। घंटी की आवाज सुनते ही दायन ने, कहानी कहती है, कान फाड़ देने वाली चीख मारी, जैसे उसे बहुत तकलीफ हुई हो। तो घंटी ने काम किया? हाँ, और इसी मौके का फायदा उठाकर मर्दों में उस पर जलती हुई रस्सियां फेंक दी, और फिर वीरन ने अपनी मशाल सीधे उसके सीने पर, जहां शायद दिल होता है, दे मारी। और इस बार वो राख हो गई, सचमुच की राख। राख? पहले तो वो जली थी, पर शायद पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। हाँ, शायद श्राप की वजह से, पर इस बार वो राख बन गई और जंगल एकदम शांत हो गया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। तो बुराई का अंत हुआ? हाँ, गांव में शांति लौट आई, लोगों ने चैन की सांस ली, बच्चे फिर से खेलने लगे आंगन में, रातें फिर से खामोश हो गईं। ऐसा लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हो गया। आमतौर पर कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं, बुराई हारी, अच्छाई जीती, हैप्पी एंडिंग। लेकिन अच्छी डरावनी कहानियां वो अक्सर एक छोटा सा कांटा चुभ होके जाती हैं, एक शक का बीज। बिल्कुल, और ये कहानी भी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? कहानी में वर्णन है कि जिस जगह डायन की राख गिरी थी, उस जमीन पर आज भी घास का एक तिनका तक नहीं उगता। वो जमीन जैसे बंजर हो गई है। ये निशान, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसी कहानियों में। क्यों? क्योंकि ये कहानी को सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रहने देता, उसे एक फिजिकल सबूत देता है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी चेतावनी बन जाता है कि जो हुआ था वो सच था, और शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और एक और चीज है। क्या? कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में, खासकर उसी नीम के पेड़ के पास से, किसी बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। हंसी? बच्चे की हंसी? ये तो कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बना देता है आखिर में। हाँ, ये हंसी किसकी है? क्या ये सिर्फ गांव वालों का वहम है, डर का असर, या वो गोपी और राधिका की आत्माएं हैं, या फिर कुछ और? ये जो अनिश्चितता है ना, ये डर को जिंदा रखती है। और फिर कहानी की बिल्कुल आखिरी लाइन, एक फुसफुसाहट, जैसे हवा में कोई कह रहा हो, मैं फिर आऊंगी। तो ये थी लकड़ी की डायन की कहानी, 100 साल का श्राप, डायन की वापसी, गांव का संघर्ष, और एक अंत जो शायद पूरी तरह अंत है ही नहीं। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे डर समुदायों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, और ये भी कि लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं होती। बिल्कुल, वो पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं, हमारी सामूहिक चिंताओं को, हमारे विश्वासों को, हमारे डर को सहेज कर रखती हैं। ये कहानी पारंपरिक भय और आधुनिक जीवन के बीच का जो तनाव है उसे भी दिखाती है। और वो जमीन जहां घास नहीं उगती, या रात में सुनाई देने वाली वो हंसी,
हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है? क्या श्राप वाकई टूटते हैं या बस सही वक्त का इंतजार करते हैं, शायद किसी नए रूप में लौटने के लिए? वो आखिरी फुसफुसाहट, मैं फिर आऊंगी, ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, शायद एक कभी ना खत्म होने वाली चेतावनी है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं रोकते हैं। क्या ये निशानियां सिर्फ यादें होती हैं या आने वाले कल का संकेत?